पाए यानी प्रासरण दाब। किसी विलयन के प्रासरण दाब के मापन के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? के लिए आइडियल गैस इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन यानी आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण को लागू किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। वान हॉफ नियम क्या कहा था कि किसी विलयन, वान हॉफ नियम है कि किसी विलयन के प्रासरण दाब के मापन के लिए मापने के लिए आदर्श गैस समीकरण को लागू किया जा सकता है। अब बात है कि आदर्श गैस समीकरण क्या है, तो देखिए आदर्श गैस समीकरण क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण क्या है, ये आपका है PV इक्वल टू nRT, ये ना है आइडियल गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRC। अब बात है कि ये आदर्श गैस समीकरण से हमको प्रूफ करना है कि पाए समानुपाती होना चाहिए किसका? C मोलर कंसंट्रेशन का। पाए किसका समानुपाती होना चाहिए? मोलर कंसंट्रेशन का। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ है नहीं। P क्या है? अच्छा P देखिए, P यहाँ क्या है? ये P है गैस का दाब है, प्रेशर है। और ये विलयन में क्या हो जाएगा? ये विलयन का प्रासरण हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये गैस में जो है P, ये गैस का दाब है, और ये P इंडिकेट करेंगे प्रासरण दाब। विलयन में इस गैस को P को इंडिकेट करेंगे किसके बराबर? प्रासरण दाब के बराबर। विलयन का प्रासरण दाब यानी क्या? पाए। ये गैस का दाब है, तो यहां भी दाब ही है, लेकिन क्या? प्रासरण दाब है। कि चलिए फिर देखिए, भी है तो गैस में क्या होगा? गैस का आयतन होगा, गैस का आयतन। और इधर क्या हो जाएगा? इधर भी जो होगा विलयन का आयतन हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन भी हो जाएगा। फिर देखिए यहां N है, तो N क्या है? N है गैस के मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या। और इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका किसका मोलों की संख्या? विलेय की मोलों की संख्या, यानी NV। इधर क्या हो जाएगा? विलयन में विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT है, जहां की P है गैस का दाब, V है गैस का आयतन, N है गैस की मोलों की संख्या। और जस्ट इसका विलयन में क्या हो जाएगा? P हो जाएगा विलयन का प्रसरण दाब, V हो जाएगा विलयन का आयतन, और गैस के मोलों की संख्या इधर होगा विलेय की मोलों की संख्या। अब एक आपके पास क्या है? R। देखिए R क्या है? तो R जो है आपका, ये आपका है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये आपका है, तो इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको आप लिख सकते हैं गैस का सार्वत्रिक मानी यूनिवर्सल स्थिरांक कर दीजिए, कांस्टेंट को स्थिरांक कहिए, या इसको नियतांक भी बोलते हैं, नियतांक। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, गैस सार्वत्रिक स्थिरांक है।
और इसका आर का इधर इधर क्या हो जाएगा, इधर भी आपका, तो इधर तो गैस का बात है, इधर तो बिले में लिक्विड में कुछ होगा नहीं, इसका डायरेक्ट आप मान रख देते हैं यहाँ पे हम। आर का मान आपका ये लीटर एटमॉस्फेरिक पर लीटर में लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल में इसका मान होता है 8.314 लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल। आप इस मान को रखते हैं 8.314 लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल। 8.314 ये मान आप याद रखेंगे, आपको न्यूमेरिकल में ये आप डायरेक्ट पुट करेंगे हम। तो समझ गए। एक आपका बचा है क्या, टी, टी बचा हुआ है। तो टी क्या है, टी है परम ताप, परम ताप, परम ताप। ये परम ताप क्या होता है, परम ताप यानी केल्विन में, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर केल्विन में ताप 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस इसको 273 केल्विन, वही केल्विन में ताप होगा, परम ताप इसको बोलते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये इसको प्रूव करने के लिए कि कहाँ से आया ये प्रासरण दाब जो है समानुपाती जो होता है मोलर सांद्रता की कैसे आ गया, इसी के लिए हम कर रहे हैं। तो ये वार्नशॉफ नियम क्या है कि ये बोला था कि किसी गैस का प्रासरण का जो मापते हैं, आप माप सकते हैं किससे, आदर्श गैस के समीकरण से माप सकते हैं। तो आदर्श गैस का समीकरण क्या है, पीवी बराबर एनआरटी, और ये पी भी एन सब क्या है आपको लिख दिए हैं। तो बिलियन के लिए क्या हो जाएगा, यही, ये तो गैस के लिए है, ये क्या है, ये गैस के लिए है, ठीक है। अब बिलियन के लिए इधर हम लिखे हैं, तो बिलियन के लिए क्या होगा, देखिए बिलियन के लिए क्या हो जाएगा, बिलियन के लिए हो जाएगा आपका ये पीवी, पीवी तो पीवी ही होगा, पीवी की जगह पे, सॉरी देखिए बिलियन, गैस इक्वेशन क्या है, गैस इक्वेशन है पीवी बराबर एन आर टी, यही ना है। तो पी के जगह पर क्या रखेंगे, देखिए पी गैस दाब है, तो बिलियन का प्रासरण दाब, बिलियन का प्रासरण दाब क्या है, भी ये पाए है, तो पी के जगह पर हम पाए रखेंगे। तो रखिए पी के जगह पर क्या रखेंगे, पाए, और भी का तो भी ही रखेंगे, बराबर एन के जगह पर क्या रखेंगे, तो यहां देखिए एन है गैस के मोलों की संख्या, तो इसी की जगह पर क्या लिखे हैं हम, बिलियन में लिखे हैं, गैस में है मोलों की संख्या, तो बिलियन में बिले की मोलों की संख्या, तो यहां रखेंगे एन के जगह पर एन बी रखेंगे, एन के जगह पर क्या रखेंगे, एन बी, और आर को तो कुछ चेंज नहीं होगा, टी को सेम है। तो ये हो गया बिलियन के लिए, बिलियन के लिए आपका ये इक्वेशन हो गया एन वी इज इक्वल टू एन बी आर टी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हो गया पाई वी बराबर ये एन वी आर टी हो गया। अब यहां पाई का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एन बी बाय वी हो जाएगा, आर टी, एन बी बाय वी आर टी हो जाएगा। अब देखिए एन वी बाय वी जो होगा, एन बी बाय वी, इसे आप क्या कहते हैं, इसी को ना कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। आप यहां आपको बता दें कि नंबर्स ऑफ मोल किसका है, बिले का, वाई वॉल्यूम है, इसी को क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। सी यानी एम से इंडिकेट किए हैं इसको, या सी से किए हैं, एम क्या है, इसको आप मोलरिटी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। तो एन वी बाई वी क्या है, ये कंसंट्रेशन बता रहा है, एन वी बाई वी क्या है, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ हम एन वी बाई वी के जगह पर एम रखिए, सी रख देते हैं, ये कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में लिखें, सी के टर्म में हम कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ, पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर क्या लिखेंगे, सी आर टी। अब देखिए पाई बराबर सी आर टी, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब ध्यान देना है, पाई बराबर सी आर टी जो लिखे हैं, तो अभी क्या लिखे, पाई
बराबर CRT। ध्यान दीजिएगा कि R जो है क्या है, R तो कांस्टेंट है, आपको फिक्स मान बता दिए हैं R क्या है। और ये जो इक्वेशन है इसमें टेम्परेचर को भी अस्थिर मानिएगा, अस्थिर ताप पर हम आपको परिभाषा लिखाए थे। तो अस्थिर ताप पर क्या बोलते थे कि अस्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रसरण दाब उसके मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ये भी अस्थिर हो गया और ये भी अस्थिर है, मतलब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तब इसका क्या हो जाएगा, यानी R क्या है, R जो है ये R भी कांस्टेंट है ना, R बताए हैं, R भी कांस्टेंट है आपका। ये देखिए R का मान लिखे हैं 8.314, अस्थिर नियतांक है, ये भी कांस्टेंट है। और जब अस्थिर ताप बोल दिए तो T भी कांस्टेंट हो गया, T भी क्या हो गया, T ताप, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट कांस्टेंट ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट ये दोनों गुना में है। अब तब क्या हो गया, P समानुपाती C, ये दोनों जब कांस्टेंट कर दिए तो क्या हो जाएगा, P समानुपाती C। और ये आपका कहां से आ गया, देखे। तो इसी बात को हम बोले थे कि अस्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रसरण दाब, जहां पाए क्या है, पाए आपका है प्रसरण दाब, और C क्या है आपका, ये क्या है मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता। तो अस्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रसरण दाब उसके मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। ये आपने प्रूफ किया किससे, वैन स्टॉप नियम से। यही ना बोला था कि प्रसरण दाब को मापने के लिए आप क्या करिएगा, प्रसरण दाब को मापने के लिए आदर्श गैस समीकरण को आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा क्या कि ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होता है और प्रसरण दाब क्या होता है, और कहां से N पाए समानुपाती C कहां से आया। तो आज यहीं तक, इसके अगले क्लास आपको न्यूमेरिकल का होगा, आप लोग न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहेंगे और पीछे का जो भी आप फॉर्मूला पढ़े हैं उसको थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे। तो आज क्लास यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद, ओके।